हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 2 है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो डियर हम लोग बहुत सारे चीज़ें इसका डिस्कस कर लिए हैं और आज का जो है ये लास्ट क्लास है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो डियर हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए डियर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए कि किस तरीके से मनुष्य में जो रहता है सूक्ष्म जीवों के कारण जो रहता है बहुत सारा रोग होता है। तो इस ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रेय रोग किसके कारण होता है। तो ये आपका जीवाणु के कारण होता है। तो आपको पता है कुछ रोग पूछ दिया दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है कि वायरस के कारण होता है या किसके कारण होता है। तो श्रेय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है और ये वायु के संपर्क में वायु से फैलता है, ठीक है ना। इसके साथ खसरा हो गया, ये आपका वायरस है, वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है। पोलियो जो रहता है वायरस के कारण होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें रोगी व्यक्ति को जो है पूरी तरह से अलग रखना चाहिए, किसी के संपर्क में उसको नहीं रखना चाहिए। उसका खाना, उसका जितनी भी वस्तुओं की ज़रूरत की वस्तु होता है ना, उसको अलग रखना चाहिए और उसको उचित समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। इसी तरह हैजा जो है ना, ये जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और भली भांति क्या है यहाँ पे पक्की भोजन और उबला पानी और टीकाकरण, ठीक है, ये इसका उपाय है। हेपेटाइटिस ए जो है ना, ये वायरस के कारण होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और ये तो पता है मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए और हम लोगों को अपने आमने सामने ऐसे पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये जो रहता है आपका मच्छर के प्रजनन को जो रहता है ये बढ़ाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को कहीं भी पानी जमा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ बीमारी का नाम है, वो किसके कारण होता है ये याद रखिएगा। तो इसी तरह डियर ये जो रोग होता है ना, ये आपका जंतुओं में भी होता है और जो कि आपका सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग का कारक नहीं होता है, ये जंतुओं में भी होता है। तो एक उदाहरण आपका एंथ्रेक्स, ये मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो कि जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो है किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और ये ना गाय का जो खूर होता है ना और उसका मुंह में ये रोग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पौधे का रोग उत्पन्न करने वाला से। अब पौधे में कौन कौन सा रोग होता है और उसको कौन कौन उत्पन्न करता है, किसके कारण होता है। जैसे कि नींबू कैंकर है ना, ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और सृजन का तरीका आपका वायु से होता है। नेक्स्ट है आपका गेहूं का रस्ट जो है ना, ये आपका कवक के कारण होता है, वायु एवं बीज के से होता है। भिंडी की पीत जो लगता है यह वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये कीट के कारण होता है। ये क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग बस ये देख लीजिएगा, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पत्ती, सॉरी भिंडी की पीत है। अब हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में देखते हैं। फूड पॉइजनिंग के बाद तो हम लोग सुनते ही होंगे डियर, कभी कभी जो होता है हमें उल्टी आने लगती है और कभी कभी फूड पॉइजनिंग इतना खतरनाक होता है कि इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फूड पॉइजनिंग में क्या है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो याद रखिएगा कि क्या होता है कि भोजन में जो आपका सूक्ष्म जीव पैदा होता है ना, वो कभी कभी विषैले पदार्थ भी छोड़ता है, जिसके कारण जो रहता है ना, वो भोजन को क्या करता है ना, उसको खाने से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। और ऐसा हुआ भी है, कभी हम लोग जब थे ना हॉस्टल में, तो वहाँ पे एक लड़के को फूड पॉइजनिंग के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो है हम लोगों को ऐसा खाना से जो है भोजन को मतलब संदूषित यानी पॉइजन होने से हमें जो है बचाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका खाद्य परीक्षण। देखिए खाद्य परीक्षण में क्या है कि हमारी खाद्य बीजों की परीक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में हम लोग पढ़े होंगे कि हमें पके हुए भोजन का घर
पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक, जैसे कि अगर हम लोग खुला जगह पे अगर ब्रेड को रखते हैं तो किस तरीके से उस पे कवक हो, यानी उसके ऊपर जो है धब्बा धब्बा लग जाता है। और अगर हम लोग भोजन को 1-2 दिन ऐसे ही रखते हैं तो किस तरीके से भोजन से दुर्गंध आने लगता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भोजन जो रहता है वो किस तरीके से खराब हो जाता है, यानी उस पे आपका सूक्ष्म जीव जो रहता है उसको संदूषित कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से भोजन को बचा के और रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग रासायनिक उपाय में क्या है, और नमक और तेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये पता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, अतः इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाक अम्ल का प्रयोग अचार, हम लोग नमक का प्रयोग और ये क्या कहते हैं, खाक अम्ल का प्रयोग करते हैं अचार बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि होती है ना उसको ये रोकता है। देखिए सोडियम बेंजोनेट तथा सोडियम मोटा सल्फाइड सामान्य परीक्षक है। जेम एवं रक्वेश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ठीक है? तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है? तो ये सब जो है ये आपका एक तरीके का परीक्षक है जो कि सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि से इसको रोकता है और आपका भोजन को संदूषित होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका नमक द्वारा परीक्षण। देखिए जैसे मांस और मछली में हम लोग नमक इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो क्या रहता है, अगर नमक नहीं डालते वो जल्दी जो रहता है उस पर जीवाणु उसको खराब कर देता है, तो उसको उससे बचाने के लिए हम लोग उसको में क्या डालते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं। चीनी, जैसे कि हम लोग जेम जो यूज़ करते हैं ना उसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो रहता है आपका जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका तेल एवं सिरके का परीक्षण। जैसे कि हम लोग अचार में भी आपका तेल, सब्जी में भी जो सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग तेल का यूज़ किया करते हैं, ठीक है ना? और अचार बनाने के लिए तेल और सिरके का यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम लोग जो है मतलब कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग इस चीज़ों का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा कि सब्जी, फल, मछली और मांस का परीक्षण इस वृद्धि द्वारा हम लोग करते हैं, गर्म एवं ठंडा करके। देखिए जैसे कि हम लोग दूध को जो रहता है, अगर आप दूध को छोड़ दीजिएगा ऐसे तो कैसे वो फट जाता है ना, तो दूध को क्या करते हैं, पहले हम लोग गर्म करते हैं, फिर उसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वो आपका सूक्ष्म जीव की वृद्धि को वो क्या करता है, रोकता है। इसी प्रकार हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं अपना भोजन को, ठीक है? ये भी क्या करता है, सूक्ष्म जीव को रोकता है, ठीक है? तो एक यहाँ पे देखिए थैली में जो आपका दूध आता है ना वो क्यों नहीं संदूषित होता है, क्योंकि वो जो है आपका पाशीकृत होता है। पाशीकरण क्या होता है, तो पाशीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होता है, ठीक है? उसमें क्या कहते हैं, दूध को ना 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है हम लोग 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक जो रहता है ठंडा करके उसको फिर हम लोग पैक करके ही करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को जो रहता है रोकता है। और इस प्रक्रिया की खोज किसने किया था, लुईस पैस्चर ने किया था, और उन्हीं के नाम पर ये पाशीकरण जो है आपका पड़ गया है, ठीक है? तो समझ में आ गया कि पाशीकरण क्या होता है। नेक्स्ट है आपका भंडारण एवं पैकिंग। देखिए आजकल मेवे तथा सब्जी को भी हम लोग क्या करते हैं, आपका पैक करके रखते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, देखिए अगर हम लोग दलहन दलहन समझते हैं ना, जैसे कि लेग्यूमिनस, इंग्लिश में इसको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। दलहन वाला जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग मटर की बात करें, चना की बात करें, दाल की बात करें, तो पता है इसके रूट में ना एक तरह का जीवाणु पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। ये आपका लेग्यूम पौधे मतलब कि जो कि लेग्यूम पौधे मतलब आपको बताया था ना, दलहन वाला जो पौधा होता है उसमें वो रहता है। तो पता है ये क्या करता है, ये आपका ना डायरेक्ट एटमॉस्फेयर वातावरण से ये क्या लेता है, आपका नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, नाइट्रोजन को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, पता है, उसको आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो कि आपका प्लांट पौधा जो रहता है ना, ये पौधा ये इसी को लेता है, किसको लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट को लेता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है, डायरेक्ट को
नाइट्रोजन को नहीं लेता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसी तरह कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो रहता है वायुमंडल में स्थिर होता है, ये समझ में आ गया आपको। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि इस लेग्यूम पौधे में के जड़ में जो रहता है कि जीवाणु प्रेजेंट रहता है रिजोबियम, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है और इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देता है, और ये फिर प्लांट जो रहता है इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है। तो ऐसा पेड़ पौधा लगाते हैं ना तो वहाँ की मिट्टी की उर्वरता जो रहती है ना वो बढ़ जाता है, वो उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। इसलिए ऐसे मिट्टी में अगर फिर हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे ना तो फिर हम लोगों को जो है आपको उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस मिट्टी की उर्वरता जो रहता है ये जो आपका जीवाणु रहता है ना वो बढ़ाता है। क्लियर है। नाइट्रोजन चक्र देखिए, अब वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है आपका। सभी जीव का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन पर्णहरित क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, अभी हम आपको बताएं वो सीधे नहीं कर सकते, वो उसका किसी नाइट्रेट और नाइट्राइट जो नाइट्रोजन यौगिक कहते हैं उसको, उसमें वो परिवर्तित कर देता है। कौन परिवर्तित कर देता है, तो यही आपका जीवाणु परिवर्तित कर देता है, फिर इसको वो क्या करता है लेता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग जो रहता है मिट्टी के जड़ से कर लेता है। समझ में आ गया आपको। तो पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उसे प्रोटीन या अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, देते हैं। मतलब जो रिजोबियम है वो आपको पौधे को क्या दे रहा है, आपका नाइट्रोजनी यौगिक दे रहा है, जिसको जो रहता है प्लांट जो रहता है पौधे जो रहता है वो जो लेता है, ठीक है, मिट्टी से वो फिर वो ले लेता है। तो पौधे और जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि पौधे और जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, यानी अब इसमें जो नाइट्रोजनी बच गया है, ठीक है, उसको वो नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है, जो पौधे द्वारा फिर से वो उसको उपयोग करता है। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में, अब देखिए कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजनी यौगिक को किस में परिवर्तित कर रहा है, नाइट्रोजन में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, और इसी को हम लोग नाइट्रोजन चक्र कह रहे हैं। अब ये समझ में आ गया ना कि रिजोबियम जो है ना, जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट में है, पौधे में है, वो क्या कर रहा, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, नाइट्रोजनी यौगिक में बदल रहा है। अब कुछ तरीके के विशिष्ट जीवाणु में पाया जाता है जो कि नाइट्रोजनी यौगिक को किस में बदल दे रहा है, तो नाइट्रोजन में बदल दे रहा है। अब देखिए ये तो उल्टा हो जा रहा है, मतलब कि एक तरह का सर्कल बना दे रहा है, साइकिल बना दे रहा है, सॉरी एक तरह का साइकिल बना दे रहा है कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनी यौगिक में बदल रहा है और नाइट्रोजनी यौगिक जो है फिर से नाइट्रोजन में बदल के फिर से वो एटमॉस्फेयर को दे रहा है। क्लियर है ना यहाँ पे। तो इसी को हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जीवाणु इसको ले रहा है और इसको किसमें नाइट्रोजनी गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये मिट्टी में चला जा रहा है, ठीक है, पौधे इसको ले रहा है, फिर जंतु उसको खा रहा है, फिर उत्सर्जन जब वो मर जाते हैं तो फिर से वो नाइट्रोजन में ये होके फिर से मिट्टी में मिल जा रहा है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन मिल रहा है, कुछ जीवाणु जो है उसको नाइट्रोजनी यौगिक को किसमें बदल दे रहा है, नाइट्रोजन में बदल दे रहा है, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन जो है वापस जो है आपका वायुमंडल में जा रहा है, ठीक है। तो तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि कुछ और भी जीवाणु थे जो जीवाणु जो नीले और हरे शैवाल थे वो भी स्थिरीकरण कर रहा है, मतलब वो भी नाइट्रोजन को किस में बदल रहा है, तो आपका नाइट्रोजनी यौगिक में बदल रहा है, और वो नाइट्रोजनी यौगिक किस में मिल जा रहा है, तो वो मिट्टी में मिल जा रहा है, जो कि पौधे ये ले रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, दो तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजनी यौगिक में बदल रहा है। एक तो रिजोबियम कर रहा है, ठीक है ना, और एक क्या कर रहा है आपका जो जीवाणु जो नीले और हरे शैवाल है वो भी स्थिरीकरण कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिट्टी में जो आपका नाइट्रोजन बनता है ना, रहता है ना, उसमें कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो कि आपका फिर से वो किस में
बदलता है तो नाइट्रोजन में बदलता है। तो ये समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डियर, हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ आपका कीवर्ड दिया हुआ है जैसे कि शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपाक्षीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका, विषाणु, ईस्ट। ठीक है, जो कि हम लोग हर चीज़ एक एक पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर यहाँ पे जो है ना, हम उस लाइन को आपको अंडरलाइन कर देते हैं जहाँ पे आपको समझाना रहता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ें जो कि मतलब कि अगर हम लोग एक एक रीड करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आपको ऑलरेडी समझा देते हैं। ठीक है, उस मतलब कि टॉपिक को समझा देते हैं। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और डियर आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।